नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यू सक्सेस मंत्रा चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से 100 मार्क्स इंग्लिश जो कि पोएम होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन को हम लेके आए हैं। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में। और जो कि बिहार बोर्ड BSCB, अगर आप इंटरमीडिएट साइंस या आईकम कर रहे हैं तो 100 मार्क्स का इंग्लिश में ये लेसन है। और ये एक पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आप इसको ज़रूर देखेंगे और अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो हम आपको इसके जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब है इसके अंदर जो आने वाला है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे सामने जो है देख सकते हैं आप, इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको लिखा गया है इसमें। पहला जो वर्ड है वो है नर्सिस फ्लावर। नर्सिस फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्सिस, यानी कि जो बड़े बड़े पौधे के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनको हम लोग नर्सिस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। जो बड़ा पौधा होता है उसके ठीक नीचे छोटे छोटे पौधे उगते हैं उसको नर्सिस फ्लावर्स बोला जाता है। दूसरा होता है प्राम्स, जो कि नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है 4 पहिए वाला जो गाड़ी होता है, जो कि छोटा बच्चा जो है, बेबी कैरेज यानी छोटा बच्चा का जो गाड़ी नहीं होता है उसको ढोने वाला, वो लुढ़कता है तो उसको हम लोग पाम्स बोलते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की जो गाड़ी होती हैं। विस्परिंग नेबर्स, जो कि एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का ये एजेंट होते हैं और मैसेंजर्स होते हैं, तो इनको हम लोग यमराज या यमदूत भी कहते हैं। दूसरा होता है प्लक। प्लक जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है डिटेच करना या फिर टेक अवे, यानी कि छीनना। समझते हैं ना, प्लक मतलब होता है छीनना, तोड़ना भी बोल सकते हैं। फ्रीज जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, ठीक है, आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, यानी कि जब मरने के बाद लोगों का शरीर जो होता है जम जाता है, कोल्ड हो जाता है बिल्कुल, तो उसको हम लोग फ्रीज बोलेंगे। वुडन, वुडन जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इनका मतलब होता है इन वुडन कॉफिन्स। वुडन कॉफिन्स का मतलब जब व्यक्ति मर जाता है तो देखे होंगे आप, लकड़ी का जो बड़ा सा होता है बक्सा, उस बक्से के अंदर उनको रख दिया जाता है, तो उसी को हम लोग वुडन बोलते हैं, ठीक है, यानी वुडन कॉफिन्स उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। एस्टिफी, एस्टिफी जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है इन अ हार्ड एंड डिफिकल्ट वे, यानी कठिनाइयों में इसको बोलते हैं हम लोग। स्टिफली का मतलब होता है कठिनाई। रिप्रूफ जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है रिब्यूक। रिब्यूक यानी होता है डांटना, ठीक है, डांटना होता है रिब्यूक। चलिए, एटीट्यूड है जो कि नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है वेज ऑफ थिंकिंग, यानी बोलने का तरीका, सोचने की तरीका को हम लोग बोल सकते हैं एटीट्यूड्स। रवैया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रवैया, एटीट्यूड का मतलब वही व्यवहार करने का तरीका, सोचने की तरीका। ट्रॉल्स जो कि नाउन की तरह यूज होता है, उसका मतलब होता है विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स, यानी कि जो जिनका चेहरा बिल्कुल अगली हो, क्रूप जैसा हो, जिससे भूत पिशाच होते हैं ना, तो उनका चेहरा थोड़ा सा क्रूप टाइप में होता है, तो अगली क्रिएचर्स के होते हैं, तो उनको हम लोग ट्रॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है, तो वही है। चलिए, तो ये तो रहा वोकेब, इसका जितना भी वर्ड मीनिंग था इसके अंदर था उसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अबाउट द अर्थर के बारे में जानेंगे। अबाउट द अर्थर में क्या है, देखिए, अर्थर के बारे में यहाँ पे जो भी बात बताया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं इसी में से सवाल पूछा जाएगा, अगर इस लेसन से आया तो बस आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल होगा कि W.H. ऑडेन वाज बोर्न ऑन 1907 और 1973, यानी 1907 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, देखिए इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ, बट ही सेटल्ड परमानेंटली इन द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1939, यानी कि लेकिन इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन 1939 से इन्होंने जो है सेटल्ड हो गए, कहाँ पे, तो USA में सेटल हो गए, जो कि अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे सेटल हो गए, यानी कि अब इंग्लैंड में ना रहकर अमेरिका में रहने लगे 1939 से। इन्होंने जो है, इनके जो भी कार्य हुए थे, यानी कि इनकी जो भी लेख हुई थी, दो डिवाइड, यहाँ पे लिखा है ना, ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, यानी कि इनके जितने भी वर्क थे, इन्होंने कविता या फिर कोई भी कविता लिखी थी, तो इनको दो फेज में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन फेज।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक ये ब्रिटिश में रहे, इंग्लैंड में रहे, तब तक की जो भी उन्होंने कविताएं लिखी वो उनको हम लोग ब्रिटिश फेजेस में बोलते हैं। और जब ये अमेरिका में आ गए और यहाँ पे जितना भी इन्होंने कविताएं लिखी उनको हम लोग अमेरिकन फेजेस के नाम से जाने लगे, इसलिए इनको दो फेज में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सीधा दिखाई भी दे रहा होगा कि ब्रिटिश फेजेस में इनकी जो भी कविताएं हैं इंपॉर्टेंट्स वो सभी लिखा गया है। द ओरेटर्स, स्पेन, द डांस ऑफ द डेड, ईटीसी, ये सभी जो हैं ब्रिटिश फेजेस के क्या हैं वर्क हैं। वहीं अगर हम अमेरिकन फेजेस की बात करें तो अमेरिकन फेजेस में देखिए, पहला न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एनेक्सिटी, ये सभी जो हैं अमेरिकन फेजेस हैं। यानी कि जब अमेरिका में ये रहने लगे तो इन्होंने ये सभी जो हैं वर्क लिखा है। ही ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 1948 में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था, ठीक है, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है, फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी। यानी कि एज ऑफ एनेक्सिटी जो इनकी लेख है, ठीक है, इनकी जो भी वर्क है उस वर्क के लिए इनको 1948 में क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था, पुलित्जर पुरस्कार मिला था। एक और मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम लाइक बन सकता है कि W.H. वार्डन वाज एन एंग्लो अमेरिकन पोएट। ये जो है एंग्लो अमेरिकन पोएट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको हम इनको दिखाते हैं, ये रहे आपके जो हैं W.H. ऑडेन। देखिए ये W.H. ऑडेन जी हैं, सीधी आप देख रहे हैं। अब हम लोग ये इसके बाद बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे पूरा जो भी कविताएं हैं उसको हम लोग बढ़िया से एक एक लाइन को देखेंगे क्या है कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो चार लाइन में हम इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो पहला लाइन आपका यहाँ पे आप बन रहा है, पहला पैराग्राफ कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इस लेसन में जो है मनुष्य की तुलना यानी मानव जीवन की तुलना जो है पेड़ के पत्तियों से किया जा रहा है कि जैसे पेड़ की पत्तियाँ तेज़ी से गिरता है ना, वही उसी तरह मनुष्य का जीवन जो है धीरे धीरे तेज़ी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग और दिन जी रहे हैं, नहीं, एक ना एक दिन आपके लाइफ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी आप जो हैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें यह भी बताया है कि हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो वास्तविक खुशियां हैं जीवन में, वो हमारे जो यमदूत हैं वो कहीं ना कहीं उसको स्नेच कर रहे हैं, छीन रहे हैं, ठीक है। देखने को इस कविता में ये भी बताया गया है कि जो बुलबुल हैं बिल्कुल शांत सा हो गई हैं, चुपचाप बैठ चुकी हैं, ठीक है। और हम लोगों के ऊपर क्या है कि जो नाइटिंगेल है वो बिल्कुल डम्ब हो चुकी है, गूंग हो चुकी है। और जो भी एंजल है, अब ये भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जो परियां हैं वो आने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एंजल, कोई भी परियां जो हैं, कोई भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ हमको मिलता है कि जब हम लोग अंतिम पड़ाव पर होते हैं तो हमें जो है इस कविता में बताया है कि जो माउंटेन, जो पहाड़ होता है, पहाड़ का जो प्यारा प्यारा जो सिर होता है, जो उसका जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट, वो जो है हमें कहीं ना कहीं एक शांति दिलाता है। और वहाँ से जो वाइट वाटरफॉल्स होता है, जो झरने होते हैं, सफ़ेद पानी का जो झरना, उसकी ध्वनि जो है, जो अंतिम पड़ाव में लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलता है उससे, उनको सुन के उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इस पोएम में बताया गया है। हम एक एक लाइन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप ज़रूर अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अगर आप बुक लेके नहीं बैठे हो तो बुक सामने रखकर ही इस वीडियो को देखना, ताकि आपको और अच्छे तरीके से एक एक लाइन समझ में आ सके, ठीक है। तो ज़रूर बुक लेके आप बैठेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या कुछ है, बोला है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब अब, लिव्स माने पत्तियाँ, आर फॉलिंग फास्ट तेज़ी से गिर रही हैं। नार्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट। और जो भी छोटे छोटे पौधे हैं, नार्सिस फ्लावर है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, विल नॉट लास्ट, अब वे ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। नर्सेस टू ग्रेप्स आर गॉन। और जो भी ये नर्सेस फ्लावर हैं, जो छोटे पौधे हैं, अब वे जो हैं ग्रेप्स आर गॉन, वे दफन हो चुके हैं, वो दफन हो चुके हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। प्राम्स का मतलब अभी सोचें कि जो छोटे बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो जो गाड़ियाँ उस पर लुढ़क रही हैं, यानी कि गो रोलिंग ऑन, गाड़ियाँ जो हैं उनको कुचल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा। चलिए दूसरा पैराग्राफ जो है वो है, देखिए क्या है, बोला है कि विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है यमदूत, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जो यमदूत हैं वो हमारे बाएं और दाएं दोनों तरफ हैं।
प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हमारी जो वास्तविक खुशियाँ हैं, जो रियल डिलाइट है, हम एक मनुष्य की रियल डिलाइट जो होती है, वास्तविक खुशी होती है, उसको कहीं ना कहीं वो छीनने का काम कर रहा है, उसको प्लग अस कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। कौन? विस्परिंग नेबर्स, जो यमदूत हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारी जो एक्टिव हैंड्स थी, हमारी जो गतिशील हाथें थी, अब हाथ जो था, हैंड्स जो था, अब वो थम चुका है। मस्ट फ्रीज यानी कि बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, जम चुका है। ठीक है, वहीं बोला है लोनली ऑन द सेपरेट नीज, अब अकेले ही अपने घुटनों के बल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारी जो हाथें जो पहले चल रही थी, जो पहले गतिशील थी, अब बिल्कुल क्या हो चुका है? फ्रीज हो चुका है, जम चुका है मरने के बाद। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, अब अकेले हम घुटनों के बल पे बैठे हुए हैं। अगला जो है उसमें बोला है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी मृत जो मृत लोग होते हैं, सैकड़ों की संख्या में उनके पीछे लोग चल रहे होते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, यानी कि वुडन मतलब होता है, अभी बताएं कि जो लकड़ी का जो होता है ना, उसके अंदर व्यक्ति मर जाता है तो उसको रख के बंद कर दिया जाता है, तो वही वुडन है। उस ट्रैक में यानी कि सभी लोग पंक्तियों में चल रहे हैं, उस ताबूत जो होता है, ताबूत की अपनी पंक्तियों में सभी लोग क्या होते हैं? चल उसका फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, आर्म्स रेज स्टेपली टू रिप्रोव, और हमारी जो हाथ जो हैं, आर्म्स मतलब बाजुएं, हाथ उठती हैं कठिनाइयों से, क्या करने के लिए? रिप्रूव करने के लिए, डांटने के वास्ते। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, लेकिन कहीं ना कहीं झूठे प्रेम का दिखावा करते हुए, यानी कि उनको डांटने के लिए हमारी हाथें उठती हैं, कठिनाइयों में भी उठती हैं, लेकिन ये एक प्रेम का झूठा सा एटीट्यूड है, यानी कि फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार का एक छोटा झूठा सा दिखावा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे है स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, यानी कि लीफलेस वुड का मतलब होता है पत्ते विहीन जंगल, एक ऐसा जंगल। लीफलेस वुड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जंगल जहाँ पे बिल्कुल पत्ता ना हो, कोई भी पत्ता ना हो, उसको हम लोग लीफलेस वुड कहते हैं। तो वहीं कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। कह रहा है कि भटकते हुए पत्ते विहीन जंगल में, ठीक है, भटकते हुए पत्ते विहीन जंगल में, यानी कि जिस जंगल में कोई भी पत्ता ना हो, ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर वुड, यानी कि ट्रॉल्स का मतलब क्या होता है? पिचास होता है। रन मतलब होता है टहलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, फॉर देयर फूड यानी कि अपनी भोजन के लिए। अब बताइए, जिस जंगल में कोई पत्ता ही ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या हमको भोजन कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो वही तुलना किया है कि जहाँ पे पत्ते गिर जाते हैं वो तो सारा पेड़ मर चुका है। मनुष्य वैसा ही है कि जब आप पत्ते विहीन जंगल में जाएंगे तो आपको तो भूखे ही मरना पड़ेगा, और उस जंगल में केवल पिचास होते हैं, वो भटकते रहते हैं, और वो भी बकबक करते हैं, बकबक करते हुए भटकते रहते हैं, यानी कि बोलते हुए भटकते रहते हैं अपनी भोजन के लिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और जो बुलबुल है वो भी बिल्कुल शांत सा होती हैं। ठीक है, बिल्कुल उस जंगल में, पत्ते विहीन जंगल में बिल्कुल शांत होती हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो परी होती है वो परी भी नहीं आने वाली है, परी भी सहायता नहीं करने वाली है, कोई परी आने को नहीं। अगला और लास्ट जो पैराग्राफ है वो बोला है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड यानी होता है ठंडा, इम्पॉसिबल होता है विशाल, अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि हमारे सामने श्रृंखला है पर्वतों के खूबसूरत मस्तिष्क का, यानी कि जो माउंटेन्स लवली हेड होता है, पर्वत के जो खूबसूरत सिर होते हैं उनकी श्रृंखला है, और उनकी जो है श्रृंखला है हमारे सामने। हुज वाइट वाटरफॉल, जिसके सफ़ेद झरने होते हैं, जो वाइट वाटरफॉल सफ़ेद पानी के जो झरने होते हैं, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स, जो यात्री होते हैं उस रास्ते से जो जाने वाले होते हैं, जो ट्रेवलर्स होते हैं, इन देयर लास्ट स्ट्रेस, यानी कि अंतिम पड़ाव में जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको कहीं ना कहीं अंतिम तनाव की घड़ियों में वो वाइट वाटरफॉल जो है उनकी सहायता करता है, उनको आशीर्वाद देता है। ठीक है, तो हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी अंतिम पड़ाव में वही सफ़ेद पानी के झरने कहीं ना कहीं उन यात्रियों को राहत भरी सांस देता है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर
अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसको सीखें, समझें और अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कर सके, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक इसलिए पहुंच जाए, और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।